दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। समुद्र में खड़ी ये 150 से ज्यादा कार्गो शिप्स शॉर्टकट मारने के चक्कर में पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मजे की बात यह है कि हर एक शिप पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए $4 लाख पैनामीन गवर्नमेंट को देने के भी मुहिम तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज इनको कैनाल से गुजरने की परमिशन नहीं दे रही। कैनाल में ना ही कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही कैनाल का रास्ता इसी वजह से बंद है, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार पैनामा कैनाल जिस पर पूरी दुनिया और गर्व था, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये चंद किसी और से नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन आखिर के नाज़रीन, पूरी दुनिया में बहरी जहाज़ों के लिए दो शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना सुएज कैनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर इन्हीं कंट्रीज के बहरी जहाज़ों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो, तो एक दूसरे शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है और वो है सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पे बना पैनामा कैनाल। दुनिया में करीब 50,000 कार्गो शिप्स हैं और इनमें से 70% इन्हीं दो शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट्स सुएज और पैनामा कैनाल में कोई मसला हो गया तो ना चाहते हुए भी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसकी एक झलक दुनिया पहले भी दिख चुकी है जब 2021 में एवर गिवन शिप ने पूरे सुएज कैनाल की ट्रैफिक को 6 दिनों तक बंद रखा था। अगर ऐसा ही कुछ फ्यूचर में हुआ तो शिप्स को ऑल द वे घूम कर जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी। घूम फिर कर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड यूजर को यानी मुझे और आपको पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनीज कैनाल अथॉरिटीज को भारी पोर्ट टैक्स भी पे करती हैं और साथ में इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है और हमें कैनाल्स की जरूरत ही क्यों है? फर्ज कर ले यूरोप में यूनाइटेड किंगडम से एक शिप को वेस्ट अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। या तो वो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजर कर साउथ अमेरिका के बॉटम केप हॉर्न को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में एंटर होगी और वहां से सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिसमें शिप को 28 दिन और कमोपेश 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। इस पूरे ट्रिप में शिपिंग कंपनी का सिर्फ टाइम ही जाया नहीं हुआ, बल्कि फ्यूल कॉस्ट की मद में $32 बिलियन भी खर्च होंगे, जो कि 260 करोड़ रुपए बनते हैं। दूसरा रास्ता है यूनाइटेड किंगडम से सीधा कैरेबियन सी और यहाँ पर पैनामा कैनाल का शॉर्टकट इस्तेमाल करके सीधा पैसिफिक ओशन और फिर सैन फ्रांसिस्को। पहले रूट में जहां 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, वहीं पैनामा कैनाल को इस्तेमाल करके ये फासला काफी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही तय गया है, यानी पहले रूट से 44% कम। पैनामा कैनाल की वजह से शिपिंग कंपनी को फ्यूल कॉस्ट में लगभग आधी बचत होती है, जो कि $14 मिलियन बनती है। अब आपको लग रहा होगा कि शिप्स को पैनामा कैनाल से गुजरने में ज्यादा बचत होती है, तभी वो जहां से गुजरना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पैनामा कैनाल से गुजरने वाली एक शिप का टोल टैक्स $4 लाख के करीब है, लेकिन तभी कभार ये रेट 8 से 10 लाख तक भी चला जाता है और तब भी शिप्स खुशी खुशी ये रकम अदा करती है। कैनाल्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा टाइम की बचत है। अगर शिप्स एक रूट पे ही 15 या 20 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि साल में जो शिप 24 बार एक रूट पे चलती है वो सिर्फ 12 बार चलेगी और ऐसे उनके पास 50% कम बुकिंग्स होंगी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो टाइम इज मनी, और इसी टाइम को बचाने के लिए शिपिंग कंपनीज मुंह मांगी रकम देकर पैनामा कैनाल से गुजरती हैं, फिर चाहे उनको 5 या 10 दिन की लाइन में लड़ना पड़े या फिर कैनाल अथॉरिटीज के नफरे ही क्यों ना आप खाने पड़े। पर अभी मसला ये हुआ है कि पैनामा अथॉरिटीज चाहते हुए भी ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। ये मसला है क्या, इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि पैनामा कैनाल आम कैसे करता है। ये इंजीनियरिंग का शाहकार जिसने भी डिजाइन किया था वो वाकई काफी जीनियस था, लेकिन इतना जीनियस भी नहीं कि वो कुदरत को टक्कर दे सकें। पैनामा स्ट्रिप पर गौर किया जाए तो यह 30 किलोमीटर चौड़ी सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक जमीनी पट्टी है जिसकी दोनों साइड है।
यहाँ सुएज जैसा कैनाल नहीं खोदा जा सकता था क्योंकि जहाँ की जमीन सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। लिहाजा पहले शिप्स को 30 मीटर तक ऊपर उठाकर लेक कैटोन 11 तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस उसको नीचे समंदर में उतारा जाता है। यहाँ बात हो रही है कार्गो शिप्स की जिनका वजन लाखों टन होता है। इतनी भारी शिप्स को 20 मीटर ऊपर उठाने के लिए कैनाल की ओपनिंग्स पर लॉक्स लगे हैं। ये लॉक्स शिप को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। पहले लॉक नंबर 1 का दरवाजा खुलता है और शिप उसमें चली जाती है। लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके लॉक नंबर 2 से पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। इस प्रोसेस में किसी मोटर या पंप की जरूरत नहीं पाती क्योंकि लॉक नंबर 2 में पानी का लेवल ज्यादा होता है जो ग्रेविटी की मदद से खुद ब खुद लॉक नंबर 1 में फंस जाता है। जैसे ही दोनों लॉक्स में वाटर लेवल बराबर होता है तो बीच का दरवाजा खोलकर शिप अब लॉक नंबर 2 में चली जाती है और लॉक नंबर 2 का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया जाता है। इसी तरह अब लॉक नंबर 3 से पानी लॉक नंबर 2 में भरा जाता है। दोनों लॉक्स में वाटर लेवल बराबर होने के बाद बीच का दरवाजा खुलता है और फाइनली शिप लॉक नंबर 3 में पहुंच जाती है। लॉक नंबर 3 का दरवाजा बंद करके अब गेटोन लेक का पानी लॉक नंबर 3 में भरा जाता है जिससे लॉक नंबर 3 में वाटर लेवल गेटोन लेक के बराबर हो जाता है। आखिरी दरवाजा खोलकर शिप अब गेटोन लेक में दाखिल हो जाती है। 10 से 15 मिनटों के इस प्रोसेस में शिप 20 मीटर ऊपर उठ जाती है। गेटोन लेक में ट्रैवल करने के बाद पनामा के दूसरे कोस्ट तक पहुंचने में शिप को 11 घंटे लगते हैं और वहां पर भी सेम लॉक्स लगे हैं जो शिप को वापस 30 मीटर नीचे उतारकर सी लेवल पे ले आते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दोनों प्रोसेसेस में यानी शिप को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में लेक गेटोन का पानी यूज होता है। लॉक नंबर 1 का पानी समंदर में छोड़ा जाता है ताकि वो सी लेवल के बराबर आ सके और ये लेक का फ्रेश वाटर है जो असम में समंदर में डालकर जाया किया जाता है। लेक गेटोन का पानी पनामा कैनाल के लॉक्स को ऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के पीने के काम भी आता है। पनामा कैनाल का इस्तेमाल करने वाली सिर्फ एक शिप लेक गेटोन का इतना पानी जाया करती है जितना 5 लाख लोग रोजाना पीते हैं। अपने पीक पर पनामा कैनाल से रोजाना 38 शिप्स गुजरती हैं यानी एक ही दिन में 1 करोड़ 90 लाख लोगों का पानी समंदर में बहा दिया जाता है। लेक गेटोन एक बहुत बड़ी लेक है, करीब एक एवरेज साइज की सिटी जितनी। बारिश का पानी आसपास के पहाड़ों से बहकर लेक गेटोन में जमा होता है जो शिप्स की वजह से जाया होने वाले पानी की कमी को पूरा करता रहता है। 110 साल पहले जब पनामा कैनाल बनाया गया था तब यह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर लेक गेटोन में बारिश का पानी कम हो गया तब क्या होगा। और यही मसला आज पनामियन गवर्नमेंट के गले पर छुपा है। जी हाँ, हर 60 सालों के बाद एक लहर आती है जिसमें पनामा एरिया में बारिशें बहुत कम हो जाती हैं। ये क्राइसिस हर बार मजीद गंभीर होता जा रहा है और अब की बार यहाँ हालत इतनी खराब है कि पिछले साल 2023 में यहाँ बारिशें नहीं हुई और वेदर डिपार्टमेंट में 2024 में भी बहुत कम बारिशों की प्रेडिक्शन की है। इस चीज को देखते हुए पनामा अथॉरिटीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, या तो वो कैनाल चला लें या फिर अपने लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करें। कैनाल से इनको 4.32 बिलियन डॉलर्स की सालाना आमदनी होती है जो पनामा कंट्री की टोटल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कैनाल बंद करते हैं तो इनकम अफेक्ट होती है और अगर कैनाल खोलते हैं तो पीने के लिए पानी का मसला खड़ा हो जाता है। ऑम्प्स लगाकर भी समंदर का पानी लेक गेटोन में नहीं डाल सकते क्योंकि उससे कैनाल तो आसानी से ऑपरेट हो जाएगा लेकिन फिर लेक का पानी खारा हो जाएगा जो फिर पीने के काबिल नहीं बचेगा। लिहाजा अब वहां की गवर्नमेंट ने लेक गेटोन के पानी को बचाने के लिए कुछ मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो जहां दिन में 38 शिप्स कैनाल से गुजरती थी इस नंबर को कम करके 18 शिप्स पर डे तक लेके आए हैं और दूसरा सिर्फ उन कार्गो शिप्स को कैनाल से गुजरने की परमिशन दी जा रही है जिनके पास कम कंटेनर्स हैं। जाहिर है शिप्स पर जितना ज्यादा वजन होगा वो उतना ज्यादा पानी जाया करेंगे। इन सख्तियों की वजह से एक शिप में 40% तक कम कार्गो लोड किया जा रहा है और इस बचे हुए कार्गो को नई शिप्स में लोड किया जाता है यानी पनामा से गुजरने वाली टोटल शिप्स भी पहले से मजीद बढ़ रही हैं।
पनामा कैनाल के बाहर शिप्स की लाइन लग चुकी है और सब कैनाल ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर जिनकी बुकिंग एडवांस में नहीं हुई वो 15 दिन तक भी इंतजार करने पर मजबूर हैं। इन सख्तियों के साथ साथ टोल टैक्स में 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रेश वाटर सरचार्ज के नाम पर भी वसूल किए जा रहे हैं। इससे यूरोप से वेस्ट अमेरिका और ईस्ट अमेरिका से ईस्ट एशिया के रूट्स पर काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। कार्गो डिले हो रहा है और पनामा कैनाल पे एडवांस बुकिंग 3 महीने पहले से करवानी पड़ती है। यानी जो गुड्स अभी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी डिलीवरी के लिए पनामा कैनाल की बुकिंग मैन्युफैक्चरिंग से भी पहले करवानी पड़ रही है, वो भी महंगे दामों पर। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स दिए जा रही है। इसमें बाय ओशियानिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। शिप्स पहले 8 पोस्ट पे कंटेनर्स अनलोड करेंगी, फिर वो कंटेनर्स ट्रक या ट्रेन में लोड होकर दूसरे कोस्ट तक पहुंचाए जाएंगे और फिर वहां से दूसरी शिप्स में दोबारा लोडिंग होगी। ये ऑप्शन है तो काफी अच्छा, लेकिन साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट्स में एंडीज माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। 9000 किलोमीटर्स पर फैली हुई ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसके बीच में रेल ट्रैक्स या रोड नेटवर्क बिछाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही एक कॉरिडोर नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको के इस पॉइंट पे बनाया जा रहा है, जो सिर्फ 190 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी दोनों साइड्स पे समंदर मौजूद है। मैक्सिकन गवर्नमेंट इसके बीच में रेल नेटवर्क बिछाकर दोनों साइड्स पे मॉडर्न पोर्ट्स बना रही है, जिस पर टोटल $2.85 बिलियन का खर्चा आएगा। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन 2030 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बाद ये पनामा कैनाल से ज्यादा सस्ता और ज्यादा फास्ट रूट साबित होगा। मुकम्मल होने के बाद यहाँ से साल में 13 लाख कंटेनर्स उतारे जा सकेंगे। कंपैरिजन के तौर पे नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान पनामा कैनाल से सालाना 26 लाख कंटेनर्स गुजरते हैं। यानी मेक्सिको का इंटर ओशियानिक कॉरिडोर आज से 6 सालों के बाद पनामा का आधा लोड अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। मेक्सिको का ये प्रोजेक्ट दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में काफी प्रॉमिसिंग लगता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट कोलंबिया में भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो पनामा के बगल में ही मौजूद है। यहाँ पर भी मौजूदा ट्रेन नेटवर्क को बढ़ा तरफ कोस्ट टू कोस्ट फैलाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी कई साल लग जाएंगे। पनामा कैनाल का फ्यूचर पूरी दुनिया को अंधेरों में दिखाई दे रहा है। यहाँ बारिशें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और कैनाल एक बार फिर से अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करने लगेगा। और आखिर कब तक? क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ बारिशों की इतनी शॉर्टेज हो जाए कि कैनाल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाए।